चैप्टर नंबर 7 के इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे बेटा इसमें अपने. So starting from the illustration number 1, find the center of mass of three particles at the vertices of an equilateral triangle. यहाँ पे एक लिमिटेशन है न्यूमेरिकल की कि हम जब इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो कौन से वर्टेक्स को कहाँ पर रखेंगे. तो आंसर डिफरेंट आ सकता है क्योंकि सारे पार्टिकल्स विद डिफरेंट मासेस के हैं. यू कैन सी. सो हियर हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा हमने ड्रॉ किया. दिस इज x एंड दिस इज y. जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको ये 3 पार्टिकल्स है तो इनके मासेस लिख दो यहाँ पे. इट इज m1, सो m1 इज 100 ग्राम, m2 is 150 gram and m3 is 200 gram. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter. मतलब ये सारे साइड्स 0.5 मीटर के हैं. ये भी. तो इन सारे पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ. सपोज दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m3. अब यहाँ पे इनके पोजीशन वेक्टर्स निकालते हैं कि हर एक पार्टिकल एक्चुअल में किस जगह पर है. तो यहाँ अगर मैं सबसे पहले बात करूँ m1 की, सो m1 एक्चुअल में ओरिजिन पे है तो आई कैन राइट 0 0. वेक्टर r2 सेकेंड पार्टिकल कहाँ पर, ये पार्टिकल कहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ से ये 0.5 मीटर डिस्टेंस पर है. मीन्स इसका पोजीशन वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ, इट विल बी 0.5, 0. दे ऑल आर इन मीटर, तो यहाँ पे मीटर लिख सकता हूँ मैं. पर अगर मैं इस R3 को देखूँ तो R3 कहाँ पर है. आपको लग रहा होगा पहले ये 0.5 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर ऐसा नहीं है. ये XY प्लेन में है तो इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे. अब अगर आप देखो तो यहाँ पर ये X एक्सिस में इतना डिस्टेंस पे है और Y एक्सिस में यहाँ पर है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये एंगल ऑब्वियस क्या होगा, 60 डिग्री होगा. मीन्स अगर मैं इसको एक पोजीशन लाइन लूँ, पोजीशन वेक्टर कंसिडर करूँ तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे. सो दिस R3 कैन बी रिटन एज कि 0.3 मीटर तो है लेकिन 2 कंपोनेंट, एक होगा cos 60 और एक होगा sin 60. इट इज़ इन मीटर. अब इनकी हम वैल्यूज़ रख सकते हैं यहाँ पर. सो व्हाट इज़ cos 60 एंड व्हाट इज़ sin 60. So cos 60 is 1/2 and sin 60 is it is √3/2. इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं सिस्टमेटिकली. तो यहाँ 0.5 को अंदर लेके जाएंगे. सो यू विल हैव 0.5/2 एंड हियर इट इज़ 0.5 √3/2. इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट 0.25 इसके लिए, और इसको भी चलो मैं 0.25 √3 मीटर ऐसे रखता हूँ. अब अपना मेन फार्मूला सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए क्या, सो एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो दैट इज RCM वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 वेक्टर r1, m2 वेक्टर r2, m3 वेक्टर r3 डिवाइडेड बाय इट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 जितने पार्टिकल्स हैं. तो पार्टिकल्स कितने हो गए यहाँ पर, 3 हैं. सबके मासेस दिए अपने पास. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, इट इज़ 100. यू कैन सी दिस इज 100 ग्राम. व्हाट अबाउट इट्स पोजीशन, तो इसका पोजीशन क्या है, दैट इज 0 0. सेकेंड वाला है कितना, इट इज़ 150 ग्राम का, तो उसके लिए हम 150 ग्राम ले लें. सो दैट इज़ 150 ग्राम. पोजीशन कितना था इसका, 0.5, 0. यू कैन सी हियर. थर्ड पार्टिकल है 200 ग्राम का और उसका पोजीशन है 0.25, 0.25 √3. मासेस सबके नीचे. सो m1, m2, m3 मीन्स इट इज़ 100, 150 एंड 200. सिंपल मैथ्स लगानी है. यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये पार्ट तो दिख रहा है आपको, ये 0 0 हो जाएगा. सो यू विल हैव 0, 0.
इसको मल्टीप्लाई, तो ये 150 का मल्टीप्लिकेशन 0.5 से होगा, 0.5 मतलब 1/2, तो ये हाफ कर देगा उसको, मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी 75. सो दिस इज 75, 0. यहाँ पे अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्या हो जाएगा, यू विल हैव प्लस, तो यहाँ पे 200 इंटू 0.25 मतलब उसका 1/4, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 50. हेयर इट विल बी 50√3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये, इट विल बी 450. डन. सबको ऐड करते हैं, चलिए. तो दिस 0, 75 एंड 50, पहले x कॉम्पोनेंट ऐड करेंगे, सो यू विल हैव 125. फिर y कॉम्पोनेंट में देखो, अच्छा ये भी 0 है, ये भी 0, तो ये इजीली ऐड हो गया, वरना √3 था, हो सकता ना ऐड होता. सो इट इज़ 50√3 डिवाइड बाय आपके पास वैल्यू कितनी है, 450. इस 450 को दोनों में डिवाइड कर देंगे अपने, मतलब ये 125/450 एंड ये 50√3/450. तो दो तरह से आप आंसर लिख सकते हो इसको. अगर मैं रेशियो में लिखना चाहूँ तो इट कैन बी रिटन एज 5/18, और इसको लिखना चाहूँ तो इट कैन बी रिटन एज 1/3√3. सिंपल मैथ्स. या फिर वैल्यू में अगर लिखते हो तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली के डिवाइड कर दो. एक बार चेक कर लेना इसको, जितने भी कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं आपको एक बार सब चेक करना है, ये वैल्यू आ जाएगी. दिस इज द आंसर. कमिंग टू द सेकेंड नंबर, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्राइंगुलर लैमिना. मैंने डायग्राम पहले से ही यूज़ कर लिया यहाँ पर. ट्राइंगुलर लैमिना, लैमिना मतलब बहुत थिन है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, एक पेपर का ट्राइंगल है समझ लो. तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम नोटिस करें तो ये ट्राइंगल आपका ऐसा है, कंप्लीटली फिल्ड, ये मटेरियल से भरा हुआ है, हम ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, इट इज़ फिल्ड विद द मटेरियल. अब क्या करना है, इसको सबसे पहले कट करना है. कैसे, बहुत एकदम वेरी फाइन पीसेस में, लीनियरली. मैं 1 बाय 1 कट करना स्टार्ट करूं. सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन से कट करता हूँ, ये कट किया, ये कट किया, इमेजिनरी कट है, कट करके सब अलग नहीं कर देना है. तो ये जो थिन स्ट्रिप्स हैं ये रॉड की तरह बिहेव करेंगे, 2 डायमेंशनली रॉड. तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ऑब्वियस इनके सेंटर पे होगा. तो जब मैं उनके सारे सेंटर को ज्वाइन करूँ तो मुझे एक लाइन मिलेगी. तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर. इसी टाइप से अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड से कट करेंगे. कैसे, आई एम जस्ट डिवाइडिंग फ्रॉम हेयर. ऐसे से मैं इसको डिवाइड करूँगा, इसके भी नंबर ऑफ पीसेस करूँगा ऐसे. वहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा. फिर इस टाइप से एक बार यहाँ से भी कट करेंगे अपने, इन दिस वे. वहाँ से भी लाइन ड्रॉ करेंगे. तो सारी लाइन जहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएगी, इट विल बी द सेंटर ऑफ मास, COM. तो ऐसे न्यूमेरिकल जल्दी एग्जाम में तो आएंगे नहीं. कमिंग टू द नेक्स्ट, थर्ड नंबर. अच्छा न्यूमेरिकल है ये. फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, मतलब वही थिन प्लेट with dimension as shown in the figure. The mass of the lamina is 3 किलोग्राम. देखो यहाँ पे पूरे लैमिना का मास दिया, मतलब कैपिटल M इज इक्वल्स टू 3 किलोग्राम है. इसके 3 पीसेस है, 1 2 3. 3 पीसेस मतलब ये एल शेप का है ही, लेकिन इसके 3 इक्वल सेगमेंट्स हमको दिख रहे हैं. सो आई कैन राइट इट एज मास ऑफ ईच सेगमेंट आइडेंटिकल हो गया, सबका 1 किलोग्राम हो जाएगा. इतना होने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स. पोजीशन वेक्टर किसका, पार्टिकल हो तो पार्टिकल का, लेकिन बॉडी हो तो उसके सेंटर ऑफ मास का. तो अगर ये देखें तो कंप्लीटली बॉडी है इतनी, ये रही, तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो फाइंड करना पड़ेगा. और वो सेंटर ऑफ मास जहाँ पर भी होगा वो उसका पोजीशन बताएगा. तो इस छोटे से लेमिना के इस छोटे से सेगमेंट का पोजीशन कहाँ है, उसके सेंटर ऑफ मास पर है. तो हम सबसे पहले इनके सेंटर ऑफ मास के पोजीशंस निकाल देते हैं. सो 1 बाय 1 दैट. सबसे पहले आया बात R1 का, वेक्टर R1 कहाँ है, ये R1 चेक करते हैं. यहाँ से एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया. आप अगर नोटिस करो तो ये डिस्टेंस पूरा 2 है. अब 2 क्या, 2 मीटर. यूनिट हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 मीटर. अच्छा ऊपर है, गुड. तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 मीटर. तो यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्मल यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ऑब्वियस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5.
किस में है, एक्स एक्सिस में। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पर, एक्स एक्सिस में ये हो गया 0.5, कॉमा वाई एक्सिस में कहाँ पर आ रहा है, तो ये पूरी वैल्यू 1 और उसके बाद हाफ और मीन्स इट विल बी 1.5, तो ये 1.5 मीटर। ये पोजीशन वेक्टर हो गया फर्स्ट लैमिना बॉडी का या फिर फर्स्ट सेगमेंट का। तो हम यहाँ पे मेंशन कर दें, भले ये 0.5 पे आ रहा था, ये 1.5 पे। चलो अभी हम चलते हैं सेकेंड वाले पे, इट इज़ वेक्टर R2। अच्छा यहाँ पे इसको थर्ड नंबर बोला है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर लूँ, जैसा दिया वैसे ही रखे 1 2 3। चलिए, तो R1 यहाँ पे बेटा ये फर्स्ट हमारा ये हो गया R1 यहाँ पर, तो ये नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, ये नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये कितना हो गया, दिस इज 0.5 और ये भी कितना हो गया 0.5, तो ये हो गया 0.5 मीटर। चलिए सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड ये हमने कंसिडर किया, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, तो ये ऑब्वियस कितना हो जाएगा 1.5 और ये नॉर्मल यहाँ पर आया तो ये तो है ही 0.5, मीन्स जो सेकेंड है दैट इज वेक्टर R2 इज इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 1.5 और वाई पे कितना 0.5। कमिंग टू द थर्ड नंबर, अब थर्ड नंबर को देखो तो यहाँ पर है, नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया 0.5 और यहाँ पे ड्रॉ किया तो इट इज़ 1.5, तो ये हो जाएगा 0.5 कॉमा 1.5 मीटर। अब इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर दें। देखो अगर आइडेंटिकल है तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। शॉर्टकट कैसे कर देने का ये बताया था मैंने कि सेंटर ऑफ मास इन द केस ऑफ आइडेंटिकल बॉडी, जितने पार्ट्स हों वो इधर, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 3 वेक्टर आर आई डायरेक्ट, और सबका इन आर का एडिशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं या फिर क्या डायरेक्टली जो अपना है मतलब मेन मेथड जो है वो, सो एज position vector of center of mass, that is vector RCM is equals to m1 vector R1, m2 vector R2, m3 vector R3 divided by m1 plus m2 plus m3। m1 1 है, R1 आपके सामने 0.5 कॉमा 0.5, ये भी 1 है, इसका पोजीशन 1.5 एंड 0.5, इसका मास भी 1 है, पर ही पोजीशन 0.5 कॉमा 1.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1। सब में 1 मल्टीप्लिकेशन मतलब एज इट इज़ रहेगा, तो ये 0.5 कॉमा 0.5, यहाँ पे ये 1.5 कॉमा 0.5, यहाँ पे ये 0.5 कॉमा 1.5 डिवाइड बाय नीचे 3 आ गया, सबके एडिशन 0.5 plus 1.5 plus 0.5, so it will be 2 हो जाएगा, this is 2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वन 0.5 plus 0.5, तो ये 2 हो गया, 0.5 plus 0.5 1 हुआ और ये so this is 2.5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, इट इज़ 3, so this is 2/3 and this is 2.3। अगर कैलकुलेशन करेंगे then you will get the result, आंसर आ जाएगा, जो भी रिजल्ट आता है you can write it। कमिंग टू द नेक्स्ट, चेक करना भाई राइट तो है ना, ये C1 के लिए 0.5 करेक्ट है, C2 के लिए 1.5 हो गया और ये 0.5 करेक्ट है भी, यहाँ पे 0.5 1.5 है, ओके। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0.5 1.5 एंड 0.5, अच्छा 2.5 बन रहा है ना, सॉरी ये हो गया 2.5 बेटा, तो ये भी 2.5/3। तो आप चाहे जैसे कर सकते हो इसको, अगर रेशियो में 5 और 6 वैसे करना तो भी कर सकते हैं। कैसे, दिस इज़ 25/30 कर दूँ, इस इज़ 25/30 कर दूँ, तो डिवाइड करो इसको 5 से, 5/6 एंड 5/6। सो दिस इज़ अप टू यू, चाहे जैसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फोर्थ नंबर इजी है,
फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों का। देखो वेक्टर दिया है तो यहाँ पे पहले इस पे वेक्टर लगाओ या फिर इसको बोल्ड लिखो, राइट। तो थोड़ा सा करेक्शन हो गया इसमें। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट दोनों निकालना है, तो स्केलर प्रोडक्ट कैसा, वेक्टर ए डॉट बी कर दो, वो स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। इट इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट प्रोडक्ट विद द माइनस 2i कैप, यहाँ पे i कैप करिए करेक्शन, प्लस j कैप एंड माइनस 3k कैप। चलो मल्टीप्लाई, रूल क्या बेटा, i टू i मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम सिंपल कर सकते हैं, ये i टू i मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा, इट इज़ -6 ओनली, i कैप चला गया। सेकेंड पे आओ, यहाँ पे j टू j मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -4 इट इज़। फिर लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, इट इज़ k तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 15। तो आपका रिजल्ट कितने में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू, इट इज़ -25। चलिए नाउ अब कौन सा करना है, वेक्टर प्रोडक्ट। इट इज़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या रूल है, पहले आई कैप जे कैप के कैप आपने रख दिया, ए के सारे मल्टीपल्स, मतलब इसमें जो भी मल्टीपल्स हैं किसके साथ, किसके साथ, यूनिट वेक्टर्स के साथ। सो दैट इज 3 -4 and 5, देख सकते हो आप 3 -4 and 5 इनको रखना है। इस पे आ जाओ, सो इट इज़ -2 1 and -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, सबसे पहले हम इस आई वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो क्या होगा, पहले ये दोनों यहाँ, ये भी पूरी लाइन चली जाएगी, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं पूरा कि ये कवर हो गया और ये कवर हो गया। फिर जो बचता है उसका प्रोडक्ट कर देंगे, कैसे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने का, फिर इसको मल्टीप्लाई करने का, मीन्स हम कैसे बनाते हैं 4 हिंदी में, ए ऐसे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हमने आई कैप को कवर किया, मल्टीप्लाई करें तो -4 और किसको, -3 को। मैं यहाँ पे लिख दूँ, जिसको नहीं आता तो उसको थोड़ा ज़्यादा मालूम पड़ जाए। इट इज़ -4 इंटू -3। फिर इसके बाद क्या होगा, माइनस टर्म ही आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। फिर किसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 5 को, ये ख़त्म हो गया। अब जे पे आते हैं, जे में जब आओगे तो ये कवर होगा, दिस वन, और ये पूरा कवर हो गया। तो इसमें कौन से टर्म बच रहे हैं, 3 ये -2 ये 5। ओके, तो मैं इसको पहले हटा दूँ ना, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो जो कवर हो गया उसको तो छोड़ देना हमको, जो बच रहा है उसको करेंगे मल्टीप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड टर्म माइनस में आएगा, सो हियर इट इज़ 3 इंटू -3 एंड माइनस करके इट इज़ 5 इंटू -2, या पहले -2 ही रखो कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, -2 इंटू 5। लास्ट टर्म आता है दैट विल बी प्लस के कैप। अब उसमें क्या हो जाएगा वो भी चेक कर लेते हैं, तो पहले इसको हटा दूँ मैं। अब कौन सा कवर अप हुआ, के, तो ये पोर्शन कवर कर लीजिए, ये पोर्शन कवर कर लीजिए और इनका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई रूल वही ऐसे। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ 3 इंटू 1 माइनस करके इट इज़ -2 इंटू -4। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, आई कैप एज इट इज़, इनको देखो, इट विल बी 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी -5, माइनस जे कैप ऐसे रखा, इसका मल्टीप्लाई -9, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, -10 होगा, लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था, +10 हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर आओ, के कैप वाले में, के कैप ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये 8 होगा पर बाहर माइनस ही रहेगा, इट इज़ -8। तो ये कितना हो जाएगी वैल्यू, द फर्स्ट वन इज़ 12 - 5, इट विल बी 7i कैप। यहाँ पे 1 है, माइनस में रहेगा, मतलब इट विल बी -j कैप। 3 - 8 है, मतलब -5 की कैप। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ये क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया इसका। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स, ये फोर्स वैल्यू है अबाउट द ओरिजिन
द फोर्स एक्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर दिस। तो जो गिवन डेटा पहले वो लिख देते हैं। तो टॉर्क ऑफ फोर्स वैल्यू गिवन है, दैट इज वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। और पोजीशन वेक्टर की बात की तो दैट इज वेक्टर आर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ही है। सो एज द टॉर्क वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस एफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अभी हमने बताया वही वाला। चलिए इसमें सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, आई जे के कर देना है। ठीक है, थोड़ा स्पेस कर दूं मैं इसमें। आई जे और के ही सब आ गया। फिर सबसे पहले आर है तो आर के वैल्यूज रखो। तो आई का मल्टीपल 1 है, जे का मल्टीपल -1 और के का 1 है। फिर इस पे आ जाओ। सो इट इज 7 3 एंड -5। अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। अब थोड़ा शॉर्टकट करें, हमको आगे इसलिए थोड़ा फटाफट कर सकते हैं इसको। तो पहले मैंने आई को कवर किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इट विल बी +5। यहाँ पे क्या होगा, -3 आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें ना पूरी। फिर यहाँ पे कवर कर इट इज़ -5 और ये -7। फिर यहाँ पे इसको के कैप को रखा तो इट विल बी 3 एंड दिस विल बी +7। चेक कर लेना एक बार आप सब। इट इज़ 2 आई कैप सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी +12 जे कैप। यहाँ पे कितना हो जाएगा, +10 के कैप। ये हो गया आपका टाउ। ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। सपोज मैग्नीट्यूड फाइंड करने का बोला हूँ। सो मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, क्या करने का, रूट में जाओ, सारे मल्टीपल्स को स्क्वायर करो और उनका एडिशन। तो ये 4 होगा, ये 144 होगा, ये 100 होगा। इन सबको ऐड करें तो कितना मिलेगा, इट इज़ 248। अप्रॉक्स आंसर जो आपको मिलेगा 16 यानी 15.75 के आसपास न्यूटन मीटर। यूनिट नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे कहीं पे यूनिट क्वेश्चन में नहीं है। तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो इसको। इट इज़ यूनिट, जो भी यूनिट हो, वट एवर। कमिंग टू द नेक्स्ट। सो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। देखो यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं और किसी एक पॉइंट, एनी पॉइंट, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। हम यहाँ पे क्या करें, एक पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, पहले ऐसे अज्यूम कर लूँ मैं और कोई भी पॉइंट हमें रेफरेंस पॉइंट ले लूँ। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये डायरेक्शन मान लिया वेलोसिटी का, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ और उसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ऐसे शो कर दिया। तो ये हो गया वेक्टर आर। पार्टिकल कहाँ पे, पार्टिकल ये रहा पार्टिकल। अब अगर मैं इन लाइंस को थोड़ा एक्सटेंड करूँ, मतलब इस लाइन को मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड करूँ ऐसे, इसको यहाँ पे ऐसे पीछे लेके जाऊँ इस लाइन को, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट को आप कुछ भी लिख सकते हो। आई एम गिविंग नेम टू इट एज ओ। यहाँ पे लिख दो इट इज रेफरेंस पॉइंट। ऐसा एज्यूम कर लिया कि इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा, वेक्टर आर और वी के बीच में। तो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही होगा। तो बेटा ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नॉर्मल हो गया। ये अगर आर है तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी आर साइन थीटा। इसको भी नाम दे दो, इट इज़ एम, और दिस इज पार्टिकल, तो ये पी हो गया। तो यहाँ पे हमको दिख क्या रहा है, जो भी है उसको हम पहले लिखते हैं हम पॉइंट वाइज, क्योंकि ये एज ए थियरी है अगर देखा जाए तो। सो लेट अस कंसिडर a particle of mass m is moving with constant velocity vector v. Position vector of this particle
at any instant is vector r with respect to the given reference point O। तो इतनी बात तो खत्म हो गई। सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस P होता है। मीन्स हम उसको एम वी कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा कर दूँ, इट इज़ आर एम वी साइन थीटा। मैं लिखूँ यहाँ पे एम वी और इसको लिख दिया मैंने आर साइन थीटा। अब नोटिस करो, हियर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ वेलोसिटी from the reference point remains constant। आप देख लो बेटा, पार्टिकल यहाँ है, कुछ टाइम बाद जब यहाँ पहुँच जाएगा तब भी ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच जाएगा तब भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। रीज़न क्या है, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब आर तो बढ़ रहा है पर ये एंगल धीमे धीमे नहीं छोटा हो जाएगा। देखो यहाँ एंगल और कम बनेगा, यहाँ एंगल और कम बनेगा, मतलब ये बैलेंस होता रहेगा। तो ये रीज़न हो गया कि ये भी कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स दिस एल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि एम और वी तो कांस्टेंट था ही, तो सारा टर्म कांस्टेंट आ गया। तो एज थियरी है, आईएमपी है, कर लेना प्रिपेयर। 7 नंबर पे आते हैं। शो दैट मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। देखो यहाँ पर इसमें भी है, मैं रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ऐसा बताना है। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कैसा भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे टेक्स्ट बुक का यूज़ करने के लिए। तो टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया है मैंने, चलो इसको ओ कंसिडर किया, 2 पार्टिकल बताने अलग अलग। चलो फिर से मैं, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया। इसके रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल को मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, यहाँ पे कोई पार्टिकल है। दूसरा एक पार्टिकल मैं यहाँ पे कंसिडर कर ले रहा हूँ इस जगह पर। चलो और अच्छा कर दूँ मैं इसको ड्रॉ, पहले लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं अच्छी से। इस लाइन पे 2 पार्टिकल बना दूँ, एक पार्टिकल यहाँ बना दिया और एक पार्टिकल यहाँ बना दिया। रेफरेंस पॉइंट दिखाने के लिए मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी और इसके लिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है ओ। गिविंग द नेम, अब इनको नाम दूँ। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका क्या, ये कपल की बात की तो कपल क्या होता है मालूम है ना। तो कपल मतलब सिंपल कंडीशन कि दोनों फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड में है लेकिन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कपल। तो यहाँ पर फोर्सेस आप ऐसे लिख सकते हो, चलो मैं इस फोर्स को यहाँ पे दिखा दूँ तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट में ये दिखा दूँ, और यहाँ पे लिख दूँ कि दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ए, कंसिडर्ड इट एज वेक्टर एफ। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बी एंड इट इज कंसिडर्ड एज माइनस एफ। तब इसने कपल फॉर्म किया। पोजीशन वेक्टर की बात करूँ तो ये पोजीशन वेक्टर मैंने लिख दिया, इसको वेक्टर आर क्या कर दूँ, बी लिख दूँ। इसका पोजीशन वेक्टर शो कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ वेक्टर आर ए। 1 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मोमेंट ऑफ कपल है मतलब वही रिजल्टेंट टॉर्क है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख दें इस पॉइंट को कि लेट अस कंसिडर a system of 2 particles A and B. Their position vectors with respect to the reference point O are vector RA and vector RB. Forces acting on the particles are vector FA is equals to vector F and vector FB is equals to minus F. That means couple.
अब बात है यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल, दैट मीन्स टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम। ये टोटल टॉर्क है और कुछ नहीं है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड तो हमने लिया नहीं, हमने ए बी लिया हुआ है, तो ऐसे कर देते चलो ए बी। तो यहाँ पर टॉर्क एक्टिंग ऑन द ए एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन बी। तो टॉर्क होता क्या, इट इज आर क्रॉस एफ, तो आर ए क्रॉस एफ ए वेक्टर प्लस करके यहाँ पे क्या बेटा, इट इज वेक्टर आर बी क्रॉस इट इज वेक्टर एफ बी। आर ए क्या, आर ए तो आर ए है, एफ ए क्या, तो एफ ए को आपने पॉजिटिव एफ लिया है। व्हाट इज वेक्टर आर बी, आपने वही रखा हुआ, लेकिन ये आपने वेक्टर माइनस एफ माना है, राइट ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस एफ को कॉमन ले लूँ, आई एम टेकिंग दिस वेक्टर एफ कॉमन, तो क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, रूल है ये, दिस इज वेक्टर आर ए माइनस वेक्टर आर बी क्रॉस प्रोडक्ट में। मतलब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, इट विल बी वेक्टर एफ मॉडुलस, इट इज वेक्टर आर, इट इज वेक्टर आर बी एंड साइन थीटा समथिंग। अब आप अगर इसको नोटिस करो तो ये है क्या, दिस इज वेक्टर आर ए माइनस वेक्टर आर बी, मतलब हेड माइनस टेल वाला रूल। तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये हो गया, मतलब ये डायरेक्शन किसका हो गया बेटा, दिस इज वेक्टर आर ए माइनस वेक्टर आर बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हियर दिस वेक्टर आर ए माइनस वेक्टर आर बी इज along the direction from B to A, that means not depends on the origin or reference point। कहीं पे आया ही नहीं origin, बोले सर है ना, अरे अरे पर वो किसके रिस्पेक्ट में था, और यहाँ पे तो लाइन ड्रॉ कर दी, अभी लाइन तुम यहाँ ये पॉइंट यहाँ रखो, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं भी रख लो, वो तो इस लाइन की बात करता है फाइनली। मतलब ये क्या हो गया बेटा, इट इज़ इंडिपेंडेंट, किस पे डिपेंडिंग, क्या, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोग्राम इन मास। तो हम पहले एक मेटल बार बना लें यहाँ पे अच्छा सा, थोड़ा थिक बनाते समझ में आपको, इसलिए एक ही कलर का कर दें, ये रहा। अब इसकी लेंथ देख के रखिए, इट इज़ 70 सेंटीमीटर। चलो डेटा भी लिखते जाएं, तो भाई ये 70 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 70 सेंटीमीटर, डन। इसका मास दिया है 4 किलोग्राम, तो डेटा भी लिखते रहना वैसे तो, चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ m इज इक्वल्स टू 4 किलोग्राम, टोटल लेंथ हो गया इसका 70 सेंटीमीटर। इन मास सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस, प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड एंड 6 किलोग्राम लोड इज सस्पेंडेड। देखो अब यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास पे चले आओ, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज ईरा, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन दिख रहा है आपको किसका हो जाएगा, इसका मेन वेट का। मतलब वो क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ W इज इक्वल्स टू mg। अब ये डिस्टेंस एक्चुअल में कितना होगा हम उसको बता दिए, मिड पॉइंट है, मतलब 35 सेंटीमीटर होगा। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इसमें। जो नाइफ एजेस बना के रखे कहाँ पर, यहाँ पर, ये इधर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर बोल के रखा उसने, और एक यहाँ पे नाइफ एज लगा दी है, इसको भी 10 सेंटीमीटर पे। फिर एक वेट भी सस्पेंड किया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वन एंड, किसी भी एक है, तो हम इस एंड को, इसको फर्स्ट एंड ले रहे हैं, इसको सेकेंड एंड ले ले रहे हैं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज़ K1 एंड इट इज़ K2, नाइफ 1 नाइफ 2, और इसको मैं ओ ले रहा हूँ, सेंटर ले ले रहा हूँ, ओ नाम दे दिया मैंने इसको। तो यहाँ पे एक और वेट सस्पेंड किया हमने यहाँ, इसको मैं लिख दूंगा नाम कैपिटल W, चलेगा, या फिर डैश लिख देता हूँ, चलो, इट इज़ M डैश G, राइट।
एम डैश की वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एम डैश कितना है 6 किलोग्राम, ये रहा जो सस्पेंड किया हमने। फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एजेस, ये नाइफ एजेस कितना रिएक्शन लगा रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स कितना लाएंगे। तो देखो रिएक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा नॉर्मल फोर्स जिसको बोलते हैं, ये रहा। तो मैंने यहाँ पर इस फोर्स को नाम दिया R1, इस फोर्स को नाम दिया मैंने R2। तो इस पर टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, देखो कितने लग रहे हैं। एक तो ये R1 लग रहा है, ये R2 लग रहा है, ये सस्पेंडेड वेट है और ये इस रॉड का वेट है। अब सारे डिस्टेंसेस को समझ लें वन बाय वन। मैं इसको भी नाम दे दूं, आई एम राइटिंग द नेम एज इट इज़, क्या नाम दे दूं इसको, चलो सी लिख देते हैं, ठीक है चलेगा। ओके सी नहीं देना हो तो सस्पेंडेड के लिए एस नाम दे दिया। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखो ये डिस्टेंसेस, हम एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट O है। सबसे पहले आप इस OS को लिख दो। OS कितना हो जाएगा, देखो ये एक बार 2 मिनट मैं डिस्टेंस बता दूं आपको, ये 35 सेंटीमीटर बोला है, यहाँ से इसको 30 सेंटीमीटर बोला है, ये 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो वन बाय वन कैसा होगा। सबसे पहले अगर मैं OS निकालूँ तो वो डिस्टेंस होगा OS का, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस O से इस नाइफ एज का डिस्टेंस निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस करना पड़ेगा, मतलब क्या 25 हो जाएगा। सो दैट इज़ OK1 और उस साइड वो OK2, दोनों ही क्या हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे, राइट। तो डिस्टेंसेस तो मिल गए। अब सबसे पहले देखो ये इक्विलिब्रियम में है, ये जो रॉड है ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब क्या लीनियरली इक्विलिब्रियम हो गया। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लीनियर इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख दो। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दें अपने, जो रिएक्शन फोर्स हमने लिया। Let us consider reaction force due to K1 and K2 are R1 and R2 respectively। आप देखो बेटा जो रिएक्शन फोर्स है वो R1 और R2 है, और वो किसको बैलेंस कर रहा है, इसके टोटल वेट को बैलेंस कर रहा है। तो वेट में कौन कौन, दो वेट हैं, कौन कौन से वेट हैं, एक तो रॉड का वेट है वो और एक सस्पेंडेड वो, मतलब इन दोनों को क्या कर रहा है वो बैलेंस कर रहा है। ये दोनों नीचे की तरफ और वो क्या है ऊपर की तरफ है। तो अब इनको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, मतलब इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो ये R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, W प्लस W डैश। अब W क्या, इट इज़ mg, तो इसको mg किया मैंने, इसको m डैश g लिख दिया। m कितना है जो रॉड का है वो 4 किलोग्राम और ये सस्पेंडेड 6 है। g की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 9.8 लिया। सॉल्व करते ये 10 हो जाएगा, ये 9.8 होगा, मतलब कितना आ गया, इट इज़ 98 न्यूटन। चलो ये R1 प्लस R2 तो मिला हमको, इतना तो काम हमारा फिनिश हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, एंगुलर इक्विलिब्रियम। मतलब ये रॉड रोटेट भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि इस वजन ने क्या कि इसको गोल घुमा दिया, इसने इसको ऐसे गोल घुमा दिया, इसने इसको ऐसे, कुछ नहीं, घूम ही नहीं रहा, ये बैलेंस सिचुएशन में है। तो देखो यहाँ पर आपको डायरेक्शन समझना पड़ेगा। अगर ये ऊपर फोर्स लगा रहा है मतलब इस रॉड को ऐसे घुमाना चाहेगा, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है मतलब ये ऐसे घुमाना चाहेगा, ये नीचे फोर्स लगा रहा है मतलब ऐसे, और जो सेंटर पे जिसके रिस्पेक्ट में करो तो घुमाएगा ही नहीं। जिसको रिस्पेक्टिव पॉइंट लोगे रेफरेंस पॉइंट, उसके रिस्पेक्ट में कोई रोटेशन नहीं होगा, तो उसको हम एज्यूम ही नहीं करेंगे टॉर्क के लिए। तो ये गोल नहीं घूम रहा है मतलब रिजल्टेंट टॉर्क 0 होगा। तो कैसे, आप एक डायरेक्शन को क्लॉकवाइज, दूसरी डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज लोगे, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो। तो ये वाला जो दिख रहा है R1 वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो उसको हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे समेशन ऑफ टॉर्क 0 है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, R1, देखो डिस्टेंस और ये फोर्स दोनों परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस आ रहा रेफरेंस से ऐसे आ रहे हैं, फोर्स आ रहे परपेंडिकुलर लग रहे हैं,
मतलब 90 डिग्री होगा, साइन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो R1 और क्या था ये OK1, देख लो आप ये डिस्टेंस क्या है इसका OK1 है, तो लिख सकते हैं हम OK1 यहाँ पर। सो इट इज़, इसको प्लस लिया, ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब क्या करूँगा मैं इधर R2 और OK2 ले लूँगा। ये इसको क्या कर रहा है, ये भी देखो ऐसे घुमाना चाहेगा, मतलब ये भी माइनस में आएगा, तो क्या करोगे इसको माइनस में लिखोगे, हाउ इट विल बी W डैश एंड दिस इज क्या था डिस्टेंस, इट इज OS। इन सब का एडिशन 0 बना। अब देखिए R1 अपने पास है नहीं, चलिए ये 25 सेंटीमीटर मतलब 0.5 कर दिया, ये R2 है ये भी 0.5 कर दिया, WMG वाली कंडीशन, तो इट इज़ M डैश G और OS कितना है, इट इज़ 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये R1 माइनस R2 हो गया, ये 0.5 को मैंने कॉमन ले लिया, इस पार्ट को दूसरी साइड ले आऊँ तो ये M डैश कितना था 6 था, ये 9.8 है, ये 0.05 है, मीन्स R1 माइनस R2 6 9.8 0.05 डिवाइड बाय 0.5। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देन वी विल हैव अप्रॉक्स 11.76 न्यूटन। एक बार चेक कर लेना आप सब। तो दो इक्वेशन बने हमारे पास, एक क्या है R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 11.76 न्यूटन यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन का, और एक ये एडिशन का, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस कम है तो फिर भी हम सेट करते हैं, चलो इतने में हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2, तो R1 प्लस R2 और यहाँ पे R1 माइनस R2, ये है 98 और ये है 11.76। तो देखो तो यहाँ पे R2 कैंसिल हो गया, मीन्स 2R1। अब 2R1 मिला तो इसको ऐड करो तो ये 109.76 अप्रॉक्स, तो R1 कितना होगा डिवाइड कर दो, सो यू विल हैव 54.88। देख लेना एक बार, इट इज़ अप्रॉक्स 55 न्यूटन बनेगा। अब किसी भी रख दो इसको, तो मैं इस R1 प्लस R2 में रख ले रहा हूँ, तो कितना था R1 आ गया आपके पास अप्रॉक्स 55, R2 प्लस में है 98 है, तो R2 98 माइनस 55 अप्रॉक्स जो आंसर आए वो, तो हमने रिएक्शन फोर्स से निकाल दिया अप्रॉक्स कितना 43 के आसपास। 43 भी क्यों, चेक कर लीजिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, 3 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 20 किलोग्राम। देखो डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना है, फिर से बना देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, अच्छा थोड़ा बड़ा। ये लैडर कंसिडर किया हमने, इसको ऐसे हमने वॉल पे रखा हुआ है, इस तरफ भी रहेगा और ऐसे भी आएगा। वॉल को टच कर रहा है, 20 किलोग्राम है ये। अब सबसे पहले 20 किलोग्राम, तो इसका सेंटर ऑफ मास पर से हम यहाँ पे इसका वेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इधर से हम ड्रॉ कर दिया। चलो भैया इसका वेट शो कर रहा है, इट इज़ mg, w इज इक्वल्स टू mg। वेट हो गया, कितना दे के रखा है 20 किलोग्राम, नहीं 20 इंटू जी का वैल्यू हो जाएगा ना, 10 ले लेते हैं तो कितना होगा 100 अप्रॉक्स, 200 सॉरी, इतना हो गया ना। आफ्टर दिस अब जैसे ही वैल्यू 9.8 रखोगे क्या, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मेन टू मेन वैल्यू वही ले लेंगे भाई, चलेगा ना, वेरिएशन आएगा। ये हो गया। लीन्स ऑन द फ्रिक्शनलेस वॉल, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है वॉल पे। इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये इतना डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, और इसकी जो लेंथ देख के रखी है वो कितनी है 3 मीटर है, राइट। डायग्राम में दिया और ये कितना 2√2 मीटर दिया, हो ही जाएगा, सॉल्व करेंगे मिल जाएगा। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑन द वॉल एंड द फ्लोर। अब हम जो अनवांटेड चीज उसको निकाल दे, जो साइड में दिख ही रही हैं वैल्यूज उसको निकाल दे रहा हूँ, बाद में बताता हूँ उसको। देखो फोर्सेस कैसे लेंगे, यहाँ पे ये लेटर क्या करेगा, इसके ऊपर बस
इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट का फोर्स क्या करेगा, वॉल इस पे देगा, दैट विल बी द रिएक्शन फोर्स। मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ वेक्टर F1। डायरेक्शन भी दिखा दूँ फोर्सेस के, ये वॉल पे फोर्स ऐसे लगा रहा है इस पे, इस तरफ से। यहाँ पे ये फोर्स कैसे लगाएगा बेटा, ये थोड़ा सा फोर्स डाउनवर्ड्स ऐसे लगा रहा है, ये थोड़ा क्रॉस में लगा रहा है ऐसे। तो इसके मतलब क्यों ऐसा समझना, दो फोर्स लग रहा है। एक तो क्या होगा, ये लैडर अपना फोर्स लगा, मतलब एक नॉर्मल फोर्स होगा और एक फ्रिक्शन होगा। ये लैडर पीछे ना जाए, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो हम पहले उन फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो एक फोर्स तो क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स हुआ। जो फ्रिक्शन फोर्स इसको इस तरफ लगेगा अपोजिट, क्योंकि लैडर कहाँ जाना चाहेगा, खिसक के दूर जाना चाहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो ये फ्रिक्शन F कर दिया मैंने। और जो नॉर्मल टू द ग्राउंड है वो तो है ही, तो एक फोर्स यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं नाम दे दूँ क्या, F2 नाम दे दूँ, नहीं इसको नॉर्मल नाम दे देता हूँ, चेंज ही कर दूँ मैं कलर भी इसका। दैट इज नॉर्मल। अब यहाँ पे होगा क्या, इन दोनों के रिजल्टेंट वैल्यू हम थोड़ा छोटा कर दें इसको, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें कि आपको रिजल्टेंट थोड़ा अलग से मालूम पड़े। तो इनके बीच में जो बनेगा रिजल्टेंट वैल्यू वो कहीं यहाँ पर होगा। ये हो गया वेक्टर F2। फिर से रिपीट करो, ऊपर फ्रिक्शन नहीं है पर नीचे तो फ्रिक्शन है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स ही आया वही, तो ये नॉर्मल फोर्स इसका F1 फोर्स टोटल फोर्स हो गया। पर यहाँ पे दो फोर्स है, फ्रिक्शन भी है नॉर्मल, तो इससे रिजल्टेंट हमारा F2 बनेगा, ये ध्यान रखना। चलो तो फोर्सेस हमको मालूम पड़ गए, इन वैल्यूज को देख लें क्या क्या भाई। तो ये जो लेंथ है, ये डिस्टेंस कितना है, इट इज़ 1 मीटर। ये कितना है, दैट इज़ गिवन, इट इज़ 2√2 मीटर, ये भी ख़त्म। और ये जो लैडर का पूरा लेंथ है वो देख के रखा है 3 मीटर। पाइथागोरस से निकाल सकते हैं हम उसको। अब कुछ चीज़ें समझनी है, वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते बात करेंगे, तब सॉल्व करेंगे तब मालूम पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे बात होती है इसके ट्रांसलेशन मोशन के लिए। तो दो तरह का हो गया यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन, अगर देखो एक तो वर्ड ऊपर के फोर्सेस के लिए है यहाँ का, और एक यहाँ का फोर्सेस है, ठीक है, दो फोर्स आ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसी बन रही है इसकी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, दो तरह के फोर्सेस हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं लिखते जाऊँ तब मालूम पड़े आपको। अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे लिख दूँ मैं फोर्सेस के लिए, top of the ladder due to wall is vector F1 and on the bottom by the ground is vector F2, but it is addition है किसका, नॉर्मल फोर्स N का N वेक्टर F का। अब बात आती किसकी, अकॉर्डिंग टू द लीनियर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो पहले हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल ले लें। तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, ये F1 और कौन सा बेटा, F1 और ये F एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दिखा आपको, ये F1 और ये F क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दिखा ना, ये F1 इस तरफ है और ये स्मॉल f इस तरफ है, दोनों ने बैलेंस कर लिया। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको। वर्टिकल में कौन है, देखो ये नॉर्मल फोर्स है, देखा, और ये वेट है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको, N इज इक्वल W। अब W तो है ही, तो सॉल्व कर दे इसको तो फटाफट। W इट इज़ mg, m कितना है, मास कितना था, इट इज़ 20, g को मैंने लिया 9.8, कितना हो जाएगा, डबल कर दो, 98 डबल 196, तो 196 न्यूटन हो गया। चलो n आ गया, काम खत्म। अब बात आती है एंगुलर की, मतलब रोटेशनल।
अब देखो रोटेशन हम बात करेंगे तो फोर्सेस कितने हैं, किसके रिस्पेक्ट में, हम रिस्पेक्ट लेने, ठीक है ना। ग्राउंड, मैं पॉइंट दे दूँ, इसको ए नाम दे रहा हूँ, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी, इसको पॉइंट ओ, हम ए के रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करो। तो सबसे पहले फोर्स ऊपर लग रहा है F1, चलो F1 लगा दिया मैंने यहाँ पे, फोर्स F1 डन हो के बाद बैलेंस कंडीशन है तो दोनों लेफ्ट राइट लिख दो, माइनस लिखो तो भी चलेगा। F1, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है A, तो इससे डिस्टेंस कितना बन रहा है इसका, ये बन रहा है 2√2, गेटिंग नॉट, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 2√2 इक्वल्स टू, अब किसके साथ, इसकी बात करते तो ये कितना डिस्टेंस है इसके साथ, देखो ये रहा, ये इसका हाफ हो जाएगा, 0.5 डिस्टेंस हो जाएगा। देखो ये फोर्स लाइन आई और रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री, यहाँ पर भी हो रहा है, ये फोर्स लाइन हुआ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इससे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पॉइंट और ये रहा 90 डिग्री, तो उसके लिए हाफ आ जाएगा, इट इज W.5, वैल्यूज हमको मालूम है। दिस F1, W हमारे पास कितना था, इट इज W इज नथिंग बट N, सिंपल, इट इज 198, इट इज 0.5 बाई 2√2, तो मैं इस F1 को फाइंड कर सकता हूँ, F1 कैन बी फाइंड, इट इज अप्रॉक्स 34.65, बेटा वैल्यूज देख लेना प्लीज एक बार सॉल्व करके, ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई। अब अगर ये F1 आ जाएगा तो इक्वेशन नंबर 1 से स्मॉल f भी आ जाएगा, मतलब फ्रिक्शन। चलो काम खत्म। अब क्या बच रहा है, अब हमारे पास एक फोर्स बाकी, कौन सा, दैट इज N, नहीं N तो है, हाँ सॉरी N भी है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, ये रिजल्टेंट वाला हमको मालूम ही है फोर्सेस के लिए। सो एज वी नो व्हाट वी नो, कि जो वेक्टर F2 है वो वेक्टर N और वेक्टर F है, मतलब अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, इट इज n² f² इन द रूट, तो n कितना था बेटा, n था 198 और ये कितना है 34.65, होल स्क्वायर किया मैंने, चलो सॉल्व कर लेते फटाफट इसको। तो इसका रूट करने, इसका स्क्वायर करने से इट इज 38416, और इसका हम स्क्वायर करेंगे देन यू विल हैव 1200.62 अप्रॉक्स, सोल्यूशन करेंगे तो यू विल गेट अप्रॉक्स 199 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्सेस आ गए दोनों कंडीशन के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, what is the moment of inertia of a disk about one of its diameter। देखो पहले हम डिस्क बना दें, यहाँ पे ये डिस्क है, अब डिस्क का डायमीटर, मैं दो डायमीटर बना देता हूँ, एक यहाँ पर ये बना दिया मैंने, थोड़ा सा क्रॉस में ना पिक्चर, और एक ही बना दे रहा हूँ। अगर आप नोटिस करो तो दोनों डायमीटर हैं और दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये इसका COM हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, तो यहाँ से मैं एक्सेस ऐसे पास करूँ इसमें से, तो इसके अबाउट क्या होगा, इट विल बी IC, मुझे इसके अबाउट या इसके अबाउट फाइंड करना है, तो एक्सेस बता दूं अगर मैं यहाँ पर फॉर आवर सिंप्लिसिटी, कैसे, ये इजी होगा आपके लिए, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z, तो लेमिना बॉडी है, डिस्क है, सो अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये जो IY दिख रहा है
जिसको हमने आई सी लिया है, दिस आई वाई इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई जेड. हियर आई एक्स इज इक्वल्स टू आई जेड इज इक्वल्स टू आई अलॉन्ग द डायमीटर. सही है, दोनों डायमीटर के अलॉन्ग है तो दोनों सेम ही होंगे. आप चाहे इसके अबाउट घुमाओ या फिर इसके अबाउट, दोनों क्या है, डायमीटर से जा रहे हैं. तो मैंने उसको ऐसे कंसिडर कर लिया. एंड जो आई वाई है आपका वो आई सी है, और डिस्क के लिए कितना होता है, इट इज़ 1/2 mr². सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रखो इसमें वैल्यू. तो आई वाई को तो आपने आई से ले लिया, इट इज़ 1/2 mr². ये दोनों सेम है, इट इज़ आई. तो मैं इसको आई को सब्जेक्ट ले लूँ, सो इट विल 1/4 mr². ये आ गया. कंपेयर भी कर सकते अगर पूछा हो तो. कैसे? कंपेयरिंग विथ आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर. तो ये के स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस के स्क्वायर विल बी 1/4 r². मतलब क्या, मैं अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालूँ, इट इज़ r/2. सो आई होप इजी लगा होगा, एकदम इजी है पपलू. कमिंग टू द नेक्स्ट. What is the moment of inertia of a rod of mass m, length L, about an axis perpendicular to it through one end? अब इसके लिए क्या आपको मेन मालूम होना चाहिए, मेन जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है. तो देखो, अगर हम एक्सिस को इसके सेंटर से यहाँ से लें तो इसके लिए आई सी का वैल्यू आपको मालूम है. तो पहले हम ले लें यहाँ पे, लेट द लेंथ ऑफ एल एन मास एम. अब लगा दो अपना फॉर्मूला. कौन सा? इट इज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. मुझे इसके अबाउट निकालना है. ये डिस्टेंस ऑब्वियस हाफ हो जाएगा. ये इसका COM है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट इज I इज इक्वल्स टू md² प्लस IC. तो बेटा मास ऑफ रॉड तो हमने लेके रखा है, इट इज m. ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको पैरेलल एक्सिस के बीच में, इट इज L/2. तो L/2². और IC कितना होता है इसके लिए, ये हमने पहले थियोरेटिकल पार्ट में प्रूव किया था, तो इसको लर्न करना पड़ेगा. इट इज 1/12 ml². तो ये क्या हो गया, इट इज 1/4 ml² प्लस 1/12 ml². सिंपल मैथ्स लगा दो, यहाँ पे 12 हो गया, इट इज 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे ये है ml², ऊपर आ गया 4, मतलब 1 3 कर देंगे यहाँ पे, राइट. इट इज ml². चाहो तो कंपेयर कर सकते हो, होमवर्क तुम्हारा कंपैरिजन वाला, राइट, कंपेयरिंग. कमिंग टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग. देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकालना है, पर टेंजेंट टू इट. अब टेंजेंट कैसा, तो ये हमारा रिंग, ठीक है. अब मैं ये टेंजेंट ले रहा हूँ ऐसे. तो जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ऑब्वियस आप इसके लिए लगाओगे. और आप देखो ये COM है, तो इसके अबाउट क्या बनेगा, IC. मुझे फाइंड करना है बेटा ये, पर ये ध्यान रखना ये क्या है, डायमीटर वाला है. तो डायमीटर के लिए क्या होता है मालूम होना चाहिए आपको, रिंग के लिए. पर क्वेश्चन मैंने तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, आप उसको बाद में देख लेना जो हमने पहले समझाया उनको. सो हियर let the mass of the ring is m and radius r. तो सबसे पहले as the moment of
inertia of the ring about its diameter. It will be 1/2 mr square passing through the center. ध्यान रखना सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस। तो अब लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम it is I is equals to IC, very bad, it is MD square plus IC। मास तो वही, D कितना हो जाएगा बेटा इसके बीच में, रेडियस R जितना, so it is mr square, this 1/2 mr square, तो कितना हो जाएगा, it will be simple 3/2 mr square। कंपैरिजन का काम तुम्हारा, कंपैरिजन आपको करना है। 30 नंबर, ऑप्टेन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको निकालना है। इट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फर्स्ट प्रिंसिपल, एकदम इजी न्यूमेरिकल, वैसे होमवर्क दे देना चाहिए तो भी कर दे रहा हूँ मैं। एज सबसे पहले हम मान लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, दैट इज अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, और ये है कांस्टेंट। मैं डी ओमेगा को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी। लेट द बॉडी इंक्रीजेस इट्स एंगुलर स्पीड फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा इन टाइम इंटरवल टी। देन तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, पहले ओमेगा नॉट था, अब ओमेगा तक पहुंच गया। कितने टाइम में, 0 टाइम से टी टाइम तक, क्योंकि टी टाइम इंटरवल दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ ओमेगा आएगा, ये ओमेगा ऊपर, ओमेगा नॉट यहाँ पर, अल्फा इधर आ गया, यहाँ पे टी आ जाएगा, ये टी हो गया 0। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो ये ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाएगा बेटा, इजी है ये भी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज 14 नंबर न्यूमेरिकल, ये अच्छा है, IMP है। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हीकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM। देखो इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है, तो पहले मैंने ओमेगा नॉट लिखना है, इट इज़ 1200 RPM, रोटेशन पर मिनट। मैं इसको रेडियन में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो कैसे बता दूँ मैं, 1200 रोटेशन का मतलब होता है एक चक्कर, एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, तो मैंने ये तो रेडियन कर दिया। अब पर का मतलब बाय कर दो, मिनट दिया है तो मिनट को सेकंड में कैसे ट्रांसफ़र करोगे, 1 मिनट इज 60 सेकंड, मिनट बाय में है मतलब बाय में 60 कर दिया मैंने। सो आई कैन राइट लाइक दिस, हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो कैसे हो गया, आप यहाँ पे कैंसिल करो जो कैंसिल हो रहा है, बहुत सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 2 3 जा कर दोगे, 3 4 जा कर दोगे, मीन्स यू विल हैव 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। कहाँ तक अचीव किया उसने, तो 3120 RPM, इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो 3120 2 पाई से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड हो गया रेडियन पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 104 पाई रेडियन पर सेकेंड आएगा। ये सब कितने टाइम में, आप टाइम टी लिखो या इंटरवल लिखो, दोनों का मतलब वही रहेगा, 60 सेकेंड में हुआ ये। तो फाइंड क्या करना है बेटा, व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। तो पहले एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं एज अ फॉर्मूला, याद आ गया, मुझे निकालना है अल्फा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, टी कर दूं सॉरी। तो ओमेगा कितना है बेटा, इट इज़ 104 पाई, ये है 40 पाई, ये सारी प्रोसेस हुई है 16 सेकेंड में। माइनस कर दें तो ये बनेगा 64 पाई बाय 16, करो डिवाइड, कितना हो जाएगा, इट इज़ 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो पाई को। बी पार्ट क्या फाइंड करना है बी में,
हाउ मैनी रिवोल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना रिवोल्यूशन का मतलब कितने चक्कर की। देखो चक्कर के लिए डिस्टेंस निकालो, ये गोल गोल घूम रहा है मतलब क्या करेगा, इसका डिस्टेंस तो गोल गोल ही हुआ, और गोल गोल मतलब एंगल हुआ, तो आपको एंगल निकालना है। तो अपने पास फॉर्मूला है एज थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, इट इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट कितना, इनिशियली इट वाज 40 पाई, टाइम कितना है 16, अल्फा कितना निकाला मैंने 4 पाई, और टाइम कितना है 16। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो कि इट विल बी 640 पाई, इसको मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो, यू विल हैव 512 पाई। तो अब अगर थीटा निकालो तो क्या मिलेगा, इट विल बी 1152 पाई रेडियन। अब देखो बेटा, अगर ये एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर का मतलब 2 पाई हुआ ना, सिंपल 2 पाई। तो यहां पर नंबर ऑफ रोटेशन फॉर 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 1। तो नंबर ऑफ रोटेशन फॉर कितना, 1152 पाई रेडियन, तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो 1152 पाई बाय 2 पाई, तो नंबर ऑफ रोटेशन आपको मिल जाएगा 576, इतने चक्कर लगाएगा ये। 15 नंबर, a cord of negligible massive wound around a rim of flywheel of mass 20 किलोग्राम। फ्लाईव्हील इतना समझ लो, ये कैसा होता है, एक व्हील ही होता है पर बीच में थोड़ा सा बल्जी होता है ऐसा, ठीक है, और इसको हम घुमाते हैं, इससे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। इस तरह से बल्जी थोड़ा व्हील है, कोई ऐसा टायर हो, समझ गए ना, फ्रंट व्यू टायर है सामने दिखे तो ऐसा दिखेगा ना, कार सामने से आ रही पर इससे थोड़ा बल्जी बीच में से, लाइक दिस, इट इज कॉल्ड एज फ्लाईव्हील। 20 किलोग्राम का, तो यहाँ पे मास हो गया कितना, इट इज 20 किलोग्राम। रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस है इसका 20 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 0.2 मीटर। A steady pulley of 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज शोन द फिगर। यहाँ पे फोर्स कितना लगा रहे हैं इसके ऊपर हम, 25 न्यूटन लगा रहे हैं। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। द फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेल विद फ्रिक्शनलेस, मतलब और कोई फोर्स नहीं है। देखो बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इससे फोर्स लगा के खींच रहे नीचे, तो व्हील घूमेगा, इसका रेडियस है। तो आप नोटिस करो, ये रेडियस मतलब पोजीशन, ये बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, मतलब ये पोजीशन वेक्टर आर, और ये फोर्स मतलब अगर टॉर्क निकालूं तो क्या हो जाएगा, आर एफ साइन 90 बनेगा, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। तो बस उसी का यूज़ कर लेते हैं। चलिए क्या फाइंड करना है, कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले आपको टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इसका। सो लेट्स स्टार्ट हियर। टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस व्हील, फ्लाई व्हील लिख देना, टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन, तो 90 हो गया। मालूम पड़ा, एक समुद्र कैसा व्हील है, इस व्हील के ऊपर आपने खूब सारा ऐसे धागा लपेट रखा है, और फिर जब खींचोगे यहाँ से पीछे जोर से नीचे खींचोगे तो क्या पूरा गोल गोल घूमने लगेगा ना जब खुलेगा वो, तो बस वही कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो आर रेडियस कितना है बेटा इसका, तो रेडियस है 0.2, फोर्स वैल्यू कितनी है, दैट इज 25, इट इज 90, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी 5 न्यूटन मीटर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज आई इज इक्वल्स टू व्हील है, मतलब डिस्क की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होता है, इट इज 1/2 mr² होता है। मास कितना दिया है व्हील का, तो व्हील का मास है 20 किलोग्राम। रेडियस कितना दिया है, इट इज 0.2, तो कैलकुलेट करेंगे इसको, देन यू विल हैव 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, यू वांट टू गेट
angular acceleration. So as the angular acceleration, that is alpha, तो क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाय आई. टाउ बाय आई मालूम है क्यों? बिकॉज ऑफ टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा. कैसे सिमिलरिटी? फोर्स, मास और एम वाली. तो बस सिंपल टाउ अपने पास था, इट वॉज 5, आई कितना है 0.4, तो आंसर कितना आ जाएगा? डिवाइड करो, इट विल बी 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए बी पार्ट पे आते हैं. फाइंड द वर्क डन बाय द पुल when 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनबाउंड. देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, क्या फाइंड कर, इसको हमने खींचा नीचे और कितना ये थ्रेड कितना बाहर आ गया? ये आ गया 2 मीटर जितना बाहर आ गया. तो 2 मीटर इसका लीनियर डिस्टेंस हुआ और फोर्स आप लगा ही रहे हो, तो इसमें टॉर्क में आने की जरूरत ही नहीं है. आप फोर्स लगा के इसको लीनियरली डिस्प्लेस कर रहे हो, जितना ही लीनियर डिस्प्लेस होगा उतना ये यहाँ पे व्हील को घुमाएगा, उतना वर्क करेगा. तो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं इसको. कैसे? वर्क डन W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स 25 का था और ये 2 मीटर जितना इसने डिस्प्लेस किया, मतलब 50 जूल जितना वर्क हुआ. कम इनटू द सी पार्ट. फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट. अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. काइनेटिक एनर्जी निकालनी. अब काइनेटिक एनर्जी क्या? ऑब्वियस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भाई. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस टाइम पर? जब वो उतनी दूर आ गया तब. समझना, अब उसने जस्ट स्टार्ट किया मतलब ये ज़ीरो था, लेकिन अब इसके पास कितना ओमेगा वो हमको नहीं मालूम है, तो वो ओमेगा हमको निकालना पड़ेगा बेटा. अब ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो एज वी नो, एज ओमेगा इज इक्वल्स टू अपना फॉर्मूला किससे हम निकालेंगे? थीटा वाला पार्ट आना चाहिए हमारे पास. तो थीटा के लिए टाइम हम तो है नहीं, तो अपने पास यही फॉर्मूला अपने पास है. अप्लाई होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को 2 अल्फा थीटा. अब इसमें थीटा भी तो नहीं है, तो थीटा भी निकालना पड़ेगा. इसको इक्वेशन नंबर 1 दो. देखो मैं समझाऊँ. हियर डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू 2 मीटर है, तो लीनियर डिस्टेंस हो मतलब ये क्या हो गया? 2 पाई आर हो गया. और ये 2 पाई आर किसके इक्वल होगा? 2 पाई के इक्वल होगा. आप समझना, यहाँ पर ये लेंथ हुआ. मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता 2 पाई आर इसको. टू मीटर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब इसका सरकमफेरेंस एक्चुअली लेंथ में मापेंगे ना. अब अगर थ्रेड को लेके मैंने ऐसे लपेटा और वो कितना है? 2 मीटर है, समझना इसका सरकमफेरेंस 2 मीटर है, पर हमको नहीं मालूम है कितना है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि भाई ये पता नहीं कितनी बार घुमा, तो n टाइम घुमा, लेकिन इक्वल्स टू किसके होगा? 2 पाई आर के होगा. अब वो 2 पाई आर के इक्वल हो गया. कौन सा? 2 मीटर. ये लेंथ हुआ 2 पाई आर और n टाइम्स आएगा. भाई कितनी बार घुमा होगा वो हमको नहीं मालूम है, हम उस रेडियस से डिवाइड कर देंगे. और वो किसके इक्वल बनता है? वो बनता है n टाइम्स ऑफ 2 पाई. अगर मैं एंगुलर रखूं तो एंगुलरली, मतलब अगर मैं थीटा को निकालना चाहूँ तो थीटा क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ जो स्ट्रिंग का था वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और किससे डिवाइड कर दूं? आर से, क्योंकि एल इज इक्वल्स टू आर थीटा ही तो होता है. इट इज़ आर थीटा. यू कैन सी दिस इज आर थीटा. ये पूरा का पूरा थीटा बनेगा बेटा. तो मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पर दिखा दूँ इस फॉर्मूले की बेस पे कि आपको आइडिया आ जाए. अब इसको निकाल दे रहे हैं हम. मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज लेंथ एंड दिस इज थीटा आर. तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल बाय आर. 2 मीटर जितना आपने उसको खोला था और ये 0.2 है, मतलब कितना हो जाएगा? इट विल बी 10 रेडियन. सो दिस ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 2 अल्फा हमारे पास था 12.5 और यह एट 10. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलो ओमेगा स्क्वायर को ऐसे रखो कि आगे तो जरूरत है ही काइनेटिक एनर्जी के लिए. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लो, सो कितना का 250. हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो. तो हाफ ऑफ आई ओमेगा काइनेटिक एनर्जी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 निकाला हमने, ये रहा.
और ये हमने तो स्क्वायर कर ही दिया 250, तो उसको हम डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं ना यहाँ पर. सो यू विल हैव 50 जूल ऑफ एनर्जी. हम डी पर आते हैं. डी में क्या है? कंपेयर आंसर टू पार्ट बी एंड सी. देखो बी और सी को सिर्फ कंपेयर करना है यहाँ पर. मतलब क्या हो गया, जितना आपने वर्क किया सबका सब उसमें ट्रांसफ़र हो गया. देख लो आप, यहाँ पर भी 50 अपने को मिला था, कहाँ गया ये रहा, और ये भी किस में 50. तो डी में सेम है, बस इतना लिख सकते हैं अपने. 16 नंबर. 3 bodies, a ring, a solid cylinder and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. They starts from rest. देखो यहाँ पे बॉडीज कौन कौन सी है? एक रिंग है, एक सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है. स्लिप नहीं कर रहे, मूव कर रहे हैं. और कहाँ से? रेस्ट से मूव किया. द रेडियाई ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल. विच ऑफ द बॉडीज रीचेज द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी. वेलोसिटी ज़्यादा किसकी होगी? तो बेटा ये इंक्लाइन सरफेस वाले के लिए हमने बता के रखा था पहले, आपको एक थ्योरी चलाया था कि कोई भी बॉडी अगर यहाँ से मूव कर रही है, जो बॉडी रोल कर सकती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ से. तो जो बॉटम पे आएगा तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला था. सो ये स्पीड ऑफ द बॉडी एट द बॉटम इज. तो क्या हो जाएगा बॉटम पे उसकी स्पीड का फॉर्मूला? इट वॉज v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh एंड हियर इट इज 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. कौन सा जल्दी पहुंचेगा वो फाइंड करना है. अब देखो यहाँ पर आइडेंटिकल कंडीशन तो मालूम पड़ गई आपको, क्या क्या? g सेम है, h सेम है, 2 भी सेम है सबके लिए. तो अब चाहो तो इन वैल्यूज़ को पहले ही फाइंड कर लो. आपको सिर्फ बताना है कौन सी बॉडी जल्दी पहुंचने वाली है. तो आप चाहो तो GH के फॉर्म में रखो, चाहे जिसके फॉर्म में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या फिर इसको एक अकेला कांस्टेंट मान लो तो वो और इजी हो जाएगा आपके लिए. कैसे बता दूं मैं? बॉडी आइडेंटिकल है, क्या क्या देख के रखा? देखो रेडियाई सेम है, उनके रेडियस सेम है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटाई देते हैं. इट इज़ v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh रूट ऑफ 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. मैं इसको एक c वैल्यू मान ले रहा हूँ, चलेगा ना? सब में सेम आएगा इसलिए. अब फर्स्ट बात करते हैं, किस बॉडी के लिए बोला है? रिंग के लिए बोला है. फॉर द रिंग, तो रिंग के लिए आपको मालूम होता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I यानी m k स्क्वायर क्या होता है? इट इज सिंपल m r स्क्वायर. तो इसका मतलब अगर मैं k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसको यहाँ पे डिवाइड में लाऊं, इस तरफ लाऊं, mm तो कैंसिल, तो 1 हो जाएगा बेटा. दैट मीन्स v ऑफ रिंग कितना हो जाएगा? c बाय रूट ऑफ 1 प्लस 1, मतलब c बाय रूट 2 हो गया. करेक्ट, ये c बाय रूट 2 मिल गया. सेकेंड पे चलते, चलो सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड आपके पास इट इज सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, इट विल बी 1/2 mr स्क्वायर. डिस्क की तरह बिहेव करता है. तो यहाँ पे अगर मैं k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर करूँ तो वो मिलेगा 1/2, मतलब क्या होगा? वो 0.5 होगा. तो v ऑफ सिलेंडर अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा, तो क्या मिल जाएगा? c बाय रूट ऑफ 0.5. थर्ड नंबर पे आते हैं. क्या है थर्ड नंबर में? इट इज सॉलिड स्फीयर. तो सॉलिड स्फीयर में क्या हो जाएगा? इट इज I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, इट इज 3/5. क्या होता है? इट इज 3/5 एंड दैट इज mr स्क्वायर. तो 3/5 mr स्क्वायर किया. अब देखो यहाँ पे बेटा मैं लिखूँ तो इट इज़ k स्क्वायर बाय, देखो यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन भी देख के रखा है, ठीक है ना? तो ये मेथड भी कर सकते हो, जो मैंने चलाया उस मेथड को भी कर सकते हो. दोनों देख लेना, दोनों फॉरवर्ड कर दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, PDF में. दिस इज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3/5. तो अब जो हमारा बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब सॉरी v, इट इज स्फीयर लिख देता हूँ सिंपल, c बाय
रूट ऑफ 1 प्लस इट इज़, अच्छा 2 मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की ना हमने, ये 0.5 वैल्यू तो इसकी थी ना, सॉरी यहाँ पे चेंज करो बेटा, 1 प्लस 0.5 मतलब क्या, c बाय रूट ऑफ 1.5 होगा, सॉरी 1/3/5 मतलब क्या हो गया, c बाय रूट ऑफ 8/5 होगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6। अब आप नोटिस कर लो, जिसके डिवाइड में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतना छोटा हो जाएगा, एक लॉजिक सी बात है कि नहीं। आप नोटिस करो, यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 1.5 है, यहाँ पे रूट 1.6 है, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, जिसके डिवाइड में बड़ी वैल्यू है, मतलब वी ऑफ रिंग सबसे ज़्यादा होगा, फिर कौन सा आएगा, वी ऑफ स्फीयर आएगा, और फिर क्या आएगा, वी ऑफ, अच्छा सॉरी उल्टा बोला ना मैंने, डिवाइड में जिसके बिगर वैल्यू उसकी वैल्यू छोटी, और उसमें छोटा हो उसकी वैल्यू ज़्यादा, तो स्पीड किसकी ज़्यादा, ये नहीं ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, वी ऑफ सिलेंडर सबसे ज़्यादा, फिर वी ऑफ स्फीयर आ जाएगा, और फिर वी ऑफ रिंग आ जाएगा। सो इट्स ओवर।